नमस्कार। और वन पीस की दुनिया में हमारी इस गहरी पड़ताल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वॉल्यूम 2 के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां दोस्ती और वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जहां हमें नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और जहां सही और गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी पड़ जाती है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम समुद्री डाकुओं, छिपे हुए खजानों और एक ऐसे धोखे की दुनिया में उतरने वाले हैं जो कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और वो भी सीधे बीच के एक्शन से। एक ऐसा सीन जो देखते ही दिमाग घुमा देता है। यहां देखिए, ये है नामी, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हमारी मुलाकात बस अभी अभी हुई है। और वो कर क्या रही है? हमारे हीरो मंकी डी लफी को रस्सियों में बांधकर एक बहुत ही खतरनाक पायरेट कैप्टन बगी द क्लाउन के सामने खड़ा कर दिया है और बड़े कॉन्फिडेंस से ऐलान करती है, कैप्टन बगी, मैंने इस चोर को पकड़ लिया। सोचिए जरा, ये देखकर क्या लगता है? नामी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि कोई इतनी जल्दी किसी को धोखा दे दे? यही एक सीन, बस ये एक पल, इस पूरी वॉल्यूम की सबसे बड़ी टेंशन की बुनियाद रख देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने के फिराक में है, क्या सच में किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है? और यही सवाल हमें इस वॉल्यूम के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। समुद्री डाकुओं की इस बेरहम दुनिया में आखिर किस पर भरोसा किया जाए? नामी का ये धोखा हमें हमारे किरदारों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो वाकई में एक विलन है, या उसकी कहानी में कुछ और भी है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? ये सवाल पूरी कहानी के दौरान हमारे जहन में गूंजता रहेगा, जैसे जैसे हम वफादारी, धोखे और बस जिंदा रहने की जद्दोजहद की परतों को एक एक करके खोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम इस चौंकाने वाले पल तक पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि कहानी कहां पर थी। मंकी डी लफी एक ऐसा नौजवान जिसके शरीर में रबर की तरह खिंचने की एक अजीब सी शक्ति है। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए समंदर में कदम रखा है, और सपना है पायरेट किंग, यानी समुद्री डाकुओं का राजा बनना। और वो अकेला नहीं है, उसे अपना पहला साथी भी मिल चुका है, रोरो नोआ जोरो। मजे की बात यह है कि जोरो पहले पायरेट्स का शिकार किया करता था, लेकिन अब दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने के लिए लफी के साथ चल पड़ा है। इन दोनों का रिश्ता बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ लफी जो हमेशा दिल की सुनता है, और दूसरी तरफ जोरो जो अपनी ताकत और उसूलों पर जीता है। दोनों के सपने आसमान छूने जैसे हैं, लेकिन उनका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। अब देखना यह है कि नामी की एंट्री उनकी इस नई नई दोस्ती पर क्या असर डालेगी। क्या वो एक रुकावट बनेगी, या फिर एक ऐसी साथी साबित होगी जिसकी उन्हें शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी? और अब मिलते हैं उस किरदार से जो इस कहानी में सब कुछ उलट पुलट कर रख देगा, नामी। वो खुद को एक ऐसी चोर बताती है जो समुद्री डाकुओं से सख्त नफरत करती है, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए वो उन्हीं को लूटती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? आखिर उसे किस चीज से इतनी नफरत है? वो उन्हीं लोगों को अपना निशाना क्यों बनाती है जिनसे वो इतनी घृणा करती है? चलिए नामी नाम की इस रहस्यमयी पहेली को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, नामी का किरदार विरोधाभासों से भरा हुआ है। वो कहती है कि वो समुद्री डाकुओं से नफरत करती है, लेकिन वो उन्हीं की तरह चालाक और मौका परस्त भी है। उसका एक ही लक्ष्य है, 100 मिलियन बेरी जमा करना। लेकिन इतनी बड़ी रकम का वो आखिर करना क्या चाहती है? ये उसकी कहानी का एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। और फिर है संतरों के लिए उसका प्यार। क्या ये बस उसकी पसंदीदा चीज है, या ये उसके अतीत की किसी भूली बिसरी याद की तरफ इशारा करता है? यही छोटी छोटी बातें एक ऐसे किरदार को बनाती हैं जो बेहद पेचीदा और दिलचस्प है, और हमें उसके बारे में और जानने के लिए मजबूर कर देती हैं। नामी के ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं है, इनके पीछे एक बहुत गहरा, नासूर बन चुका दर्द छिपा है। वो जिस शिद्दत और नफरत से ये बात कहती है, उससे साफ पता चलता है कि ये नफरत किसी बुरी याद या किसी दर्दनाक हादसे से पैदा हुई है। ये एक लाइन उसकी पूरी शख्सियत को समझने की चाबी की तरह है। ये हमें बताती है कि वो जो भी करती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है, यहां तक कि किसी सीधे साधे भरोसेमंद इंसान को धोखा देने के लिए। चलिए अब कहानी का रुख इस वॉल्यूम के विलेन की तरफ मोड़ते हैं, कैप्टन बगी। लेकिन उसके जोकर जैसे हुलिये और लाल नाक से धोखा मत खाइए। उस हंसी और रंगीन कपड़ों के पीछे एक बेहद क्रूर और खतरनाक शख्सियत छिपी हुई है। वो एक ऐसा आदमी है जिसके नाम से उसके अपने ही क्रू के लोग कांपते हैं, और हमें बहुत जल्द ही पता चलने वाला है कि ऐसा क्यों है। इस सीन को जरा गौर से देखिए। बग्गी यहां सिर्फ अपने साथी को सजा नहीं दे रहा, वो उसके डर का मजा ले रहा है। उसकी अपनी नाक के बारे में की गई एक छोटी सी मजाक में की गई टिप्पणी पर उसकी प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा भयानक है।
ये उसकी गहरी इनसिक्योरिटी और उसकी वहशी सोच को दिखाता है। ये कोई मामूली सजा नहीं है, ये ताकत का एक क्रूर प्रदर्शन है। वो ये साफ कर रहा है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उसकी बेइज्जती करने का मतलब है सीधी मौत। और यहां हमें पहली बार बग्गी की ताकत के असली स्रोत का पता चलता है, एक डेविल फ्रूट। ये इस दुनिया के रहस्यमयी फल हैं जिन्हें खाने वाले को अविश्वसनीय शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी इसे खाता है वो तैरने की अपनी काबिलियत हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। अब सोचिए, समुद्री डाकुओं की दुनिया में जहां आपकी पूरी जिंदगी ही समंदर पर टिकी हो, वहां तैर ना पाना कितना बड़ा खतरा है। डेविल फ्रूट का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में लड़ाई के तरीकों को पूरी तरह से बदल देता है और आने वाली हर लड़ाई में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ जोड़ता है। तो अब जब हम अपने सभी किरदारों से मिल चुके हैं, लफ़ी हमारा हीरो, ज़ोरो उसका वफादार साथी, नामी रहस्यमयी चोर और बग्गी खतरनाक विलेन, अब देखते हैं कि इन सब की दुनियाएं आपस में कैसे टकराती हैं। आगे जो होने वाला है वो धोखे, गलतफहमी और कुछ ऐसी साझेदारियों का खेल है जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे टकराव के लिए जो हमारे हीरोज को उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल हालात में डालने वाला है। ये गलतफहमी नामी और लफ़ी के बीच के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। नामी एक स्ट्रैटेजिस्ट है, वो हमेशा 2 कदम आगे की सोचकर चलती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, लफ़ी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके बग्गी का खजाना और ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना। दूसरी तरफ लफ़ी एकदम सीधा और हर किसी पर भरोसा करने वाला है। वो नामे की बातों का वही मतलब निकालता है जो वो सुनता है, उसे धोखे का कोई अंदाजा ही नहीं है। इन दोनों की शख्सियत का ये टकराव उनके रिश्ते में एक बहुत ही दिलचस्प तनाव पैदा करता है और उनकी इस मुश्किल दोस्ती की नींव रखता है। नामी की ये प्रतिक्रिया सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये असल में घृणा है। उसके लिए पायरेट शब्द उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनसे वो नफरत करती है। उसका ये जोरदार रिएक्शन हमें बताता है कि उसकी नफरत कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उसके अतीत में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे इस तरह महसूस करने पर मजबूर करता है? ये सवाल नामी के किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। जब हम नामी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं तो एक पल के लिए सोचना पड़ता है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। क्या उसे लफ़ी जैसे सीधे साधे इंसान को धोखा देने का जरा भी पछतावा है, या वो अपने लक्ष्य को लेकर इतनी ज्यादा फोकस्ड है कि उसे सही और गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? ये पल उसके किरदार के लिए एक निर्णायक मोड़ है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो असल में किसकी तरफ है, अपनी या किसी और की। लेकिन बग्गी कोई बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि वो नामी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी वफादारी को परखने के लिए वो एक ऐसी परीक्षा तैयार करता है जो नामी को अपनी इंसानियत और अपनी जान के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर कर देगी। आगे जो होने वाला है वो एक दिल दहला देने वाला पल है जो नामी के भविष्य को हमेशा के लिए तय कर देगा। ये धमाका सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है, ये एक ऐलान है। बग्गी पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसे अपनी मर्जी पूरी करने के लिए बेगुनाहों की जान लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। ये धमाका नामी के लिए खतरे की घंटी है। उसे अब यह फैसला करना होगा कि क्या वो ऐसी बर्बरता में भागीदार बनने के लिए तैयार है या नहीं। बग्गी नामी को एक ऐसा हुक्म देता है जो लगभग नामुमकिन है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए लफ़ी को मार डालो। ये सिर्फ उसकी काबिलियत का इम्तिहान नहीं है, ये उसकी आत्मा का इम्तिहान है। क्या वो उसी तरह की दानव बन जाएगी जिससे वो नफरत करती आई है, या वो सही काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगी? इस एक पल पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। इस एक पल में हम नामी के चेहरे पर उसकी अंदरूनी कश्मकश को साफ साफ देख सकते हैं। वो जिंदा रहने की अपनी इच्छा और अपने ज़मीर के बीच फंस कर रह गई है। वो क्या चुनेगी? उसके इस एक फैसले से न सिर्फ उसकी अपनी किस्मत तय होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि वो असल में किस तरह की इंसान है। ये एक बेहद भावुक और तनाव से भरा हुआ पल है। और फिर बगावत के एक जबरदस्त पल में नामी बग्गी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसके शब्द एक दर्दनाक अतीत की कहानी बयान करते हैं। समुद्री डाकुओं ने उससे उसका कोई बहुत प्यारा छीन लिया था। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं है, ये उसकी अपनी पहचान का ऐलान है। वो चीज बनने से साफ इनकार कर रही है जिसने उसे इतना दर्द दिया है। इस एक पल में नामी एक चोर से कहीं ज्यादा बन जाती है। वो एक सर्वाइवर बन जाती है जो अपने उसूलों के लिए लड़ रही है। ठीक उसी पल जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और नामी बिल्कुल अकेली पड़ गई है, एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है।
लफ़ी का पहला साथी रोरोनोआ ज़ोरो बाजी पलटने के लिए आ पहुंचा है। उसका आना लड़ाई में एक नया मोड़ ले आता है और इस सबसे अंधेरे पल में उम्मीद की एक किरण जगाता है। ज़ोरो एक ही झटके में बग्गी के कई आदमियों को ढेर कर देता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये उसकी बेमिसाल महारत का प्रदर्शन है। नामी के चेहरे पर जो हैरानी है वही हम भी महसूस कर रहे हैं। हम उस शख्स की ताकत देख रहे हैं जो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने का सपना देखता है। ये सीन ज़ोरो को एक जबरदस्त और बेहद ताकतवर लड़ाके के तौर पर स्थापित करता है। ज़ोरो बग्गी पर एक जोरदार हमला करता है और उसे 3 टुकड़ों में काट देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। जीत बहुत आसान लगती है, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, बग्गी के पास अभी भी एक तुरुप का इक्का बाकी है। और यहीं पर डेविल फ्रूट लड़ाई का पूरा रुख बदल देते हैं। बग्गी का 12-12 नोमी या चॉप चॉप फ्रूट उसे काटे जाने वाले हमलों से पूरी तरह सुरक्षित बना देता है। इसका मतलब यह है कि ज़ोरो की सबसे बड़ी ताकत, उसकी तलवारबाजी, बग्गी के खिलाफ पूरी तरह से बेकार है। अचानक जो लड़ाई एक तरफा लग रही थी वो कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हो जाती है। एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ में बग्गी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ज़ोरो पर पीछे से हमला करता है। वो अपने शरीर के हिस्सों को अलग करके कहीं से भी हमला कर सकता है। जो आदमी कुछ पल पहले तक अजय लग रहा था, अब वो बुरी तरह से घायल है। ये पल हमें वन पीस की दुनिया का एक बहुत अहम सबक सिखाता है। कभी भी किसी भी डेविल फ्रूट यूजर को कम नहीं आंकना चाहिए। ज़ोरो बुरी तरह से घायल है और उसके साथ ही आसान जीत की जो उम्मीद थी वो भी दम तोड़ देती है। ये पल हमारे हीरोज के लिए एक कड़वी हकीकत की तरह है। उन्हें एहसास होता है कि ग्रैंड लाइन का रास्ता उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। अब वो इस बड़े झटके से कैसे उभरेंगे? ज़ोरो घायल है, नामी निहत्थी है और लफ़ी एक पिंजरे में कैद है। हालात इससे ज्यादा निराशाजनक नहीं हो सकते। लेकिन निराशा के इसी पल में लफ़ी एक सच्चे कप्तान की तरह आगे आता है। अपने क्रू को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का उसका फैसला, उसकी वफादारी और उसके मजबूत चरित्र को दिखाता है। वो सिर्फ सपने देखने वाला एक लड़का नहीं है, वो एक लीडर है जो अपने साथियों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस मुश्किल घड़ी में जब मौत बस कुछ सेकंड ही दूर है, ज़ोरो एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाता है। वो अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर बग्गी के ही क्रू की छोटी तोपों का मुंह उन्हीं की तरफ घुमा देता है। उसका मकसद है कंफ्यूजन क्रिएट करना, एक ऐसा धमाका करना जिससे बग्गी के लोग घबरा जाएं और उन्हें भागने का एक छोटा सा मौका मिल जाए। वो नामी से चिल्लाकर कहता है कि जैसे ही वो फायर करे, वो लफ़ी के पिंजरे को लेकर भागना शुरू कर दें। ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लान है क्योंकि बग्गी की विशाल तोप का निशाना भी उन्हीं पर है और अगर टाइमिंग में जरा सी भी चूक हुई तो सब खत्म। और फिर एक ही पल में 2 धमाके होते हैं। एक तरफ ज़ोरो अपनी तोप से बग्गी के क्रू पर फायर करता है और ठीक उसी समय बग्गी की विशाल तोप से निकला बग्गी बॉल शहर के बीचों बीच जाकर फटता है। एक जोरदार धमाके से कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। हर तरफ धुआं, धूल और चीख पुकार मच जाती है। बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नामी अपनी पूरी ताकत से लफ़ी के पिंजरे को धकेलना शुरू कर देती है और जख्मी ज़ोरो अपनी तलवारों से उन्हें कवर देते हुए पीछे हटता है। लेकिन ज़ोरो के लिए ये आसान नहीं था। उसका घाव बहुत बहुत गहरा था। लफ़ी पिंजरे के अंदर से उसे देखकर चिल्लाता है, ज़ोरो ऐसा मत करो, तुम्हारी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। और सच में खून के साथ उसका घाव खुल जाता है। लेकिन ज़ोरो, वो तो ज़ोरो है, वो रुकने के बजाय जबरदस्ती अपने घाव को वापस अंदर ठूंसता है और कहता है, मैं चीजें अपने तरीके से करता हूं। नाम ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसकी नजर में तो डाकू मतलबी और बेरहम लुटेरे होते हैं। लेकिन यहाँ एक डाकू अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। ये एक ऐसा पल था जो उसकी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। उनके भाग जाने का नतीजा बहुत ही भयानक होता है। बग्गी सिर्फ नाराज नहीं है, वो गुस्से से पागल हो गया है। उसके घमंड को, उसकी ईगो को चोट पहुंची है। वो चिल्लाता है कि इन 3 छोटे मोटे लोगों ने उसे, महान बग्गी द क्लाउन को बेवकूफ बनाने की हिम्मत की है। वो इसे सिर्फ एक चोरी या भागना नहीं मानता, वो इसे मानता है युद्ध का ऐलान। अब वो उन्हें पकड़कर खत्म करने और इस पूरे शहर को तबाह करने की कसम खाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड को बचाने के लिए। तो अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। जानवरों के ट्रेनर का आगमन। मतलब एक मुसीबत से तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन अब एक नए और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन का सामना करने वाले हैं। भागते भागते आखिरकार ज़ोरो का शरीर जवाब दे देता है। इतना खून बह चुका था कि वो सड़क के बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। लफ़ी पिंजरे में बंद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बेबसी से चिल्ला सकता है।
उसे एक पल के लिए लगता है कि नामी शायद उन्हें छोड़कर भाग गई, लेकिन तभी नामी वापस लौटती है और वो खाली हाथ नहीं लौटी थी। वो बताती है कि वो भागी नहीं थी, बल्कि बगी का खजाना और नक्शा चुराने के साथ साथ वो लफ़ी के पिंजरे की चाबी भी ले आई थी। जैसे ही नामी चाबी से पिंजरा खोलने वाली होती हैं, उनकी नज़र एक अजीब से छोटे कुत्ते पर पड़ती है। इसका नाम है चाओ चाओ। वो एक पेट फूड की दुकान के सामने बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बैठा है, बिना हिले दुले। ऐसा लग रहा है जैसे वो उस दुकान की रखवाली कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और वफादारी दिखती। और फिर जो होता है वो जितना फनी है उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। जैसे ही लफ़ी चाबी लेने के लिए पिंजरे से हाथ बढ़ाता है, चाओ चाओ एक झपट्टा मारकर उस चाबी को निगल जाता है। बस एक पल में आज़ादी सामने थी और अगले ही पल वो चाबी एक कुत्ते के पेट में थी। लफ़ी गुस्से और हताशा में पिंजरे को हिलाता है, लेकिन अब क्या हो सकता है? A dramatic entrance shot. The camera is low, looking up at the imposing figure of Moji the lion tamer riding his massive lion, Richie, as they emerge onto the street. और उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ये सब काफी नहीं था, तभी बगी का फर्स्ट मेट मोजी अपने विशाल पालतू शेर रिची पर सवार होकर वहां पहुंचता है। बगी ने उसे ही इन तीनों को ढूंढकर खत्म करने के लिए भेजा है। उनकी थोड़ी देर की जो राहत थी वो अब खत्म हो चुकी है और एक नया खतरा ठीक उनके सामने खड़ा है। अब हम कहानी के एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दिल को छू लेने वाले हिस्से पर फोकस करेंगे, एक कुत्ते का खजाना। ये एक ऐसे वादे की कहानी है जिसे तोड़ा नहीं जा सका, एक ऐसी वफादारी की कहानी जो शायद इंसानों को भी शर्मिंदा कर दे। इससे पहले कि मोजी कुछ कर पाता, शहर का मेयर बूडल वहां पहुंच जाता है। वो लफ़ी को चाव चाव पर गुस्सा करने से रोकता है। फिर मेयर की नज़र घायल जोरों पर पड़ती है और वो इंसानियत दिखाते हुए उसे आराम करने के लिए अपने घर ले जाता है, जबकि नामी और पिंजरे में बंद लफ़ी वहीं रुकते हैं। A soft, warm flashback sequence begins, rendered in a nostalgic, hazy, watercolor style. We see a younger Mayor Boodle with Chow Chow's owner in front of the newly opened pet food shop. The colors are bright and optimistic. मेयर वापस आकर चाव चाव की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि चाव चाव कोई आवारा कुत्ता नहीं है। ये जो पेट फूड की दुकान है, ये उसके मालिक की थी, जो मेयर का एक बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने मिलकर इस दुकान को बनाया था। ये दुकान उनकी दोस्ती, उनकी मेहनत और उनके सपनों का प्रतीक थी। The flashback's color palette shifts to a more somber, blue-gray tone. We see the owner leaving for the hospital, telling Chow Chow to watch the shop. The image lingers on the owner's back as he walks away, creating a sense of finality. और फिर मेयर एक बहुत दुखद सच्चाई बताता है। चाव चाव का मालिक बीमार पड़ गया और 3 महीने पहले अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उसने चाव चाव से सिर्फ एक बात कही थी कि वो दुकान का ख्याल रखे, और तब से वो वफादार कुत्ता वहीं बैठकर हर रोज, हर पल अपने मालिक के उस आखिरी वादे को निभा रहा है, क्योंकि वो दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उसके मालिक का सबसे कीमती खजाना है। मेयर बताता है कि इस कुत्ते की वफादारी इतनी गहरी है कि वो कहता है वो भूखा मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ एक जानवर की आदत नहीं है, ये अपने मालिक से किया गया एक गहरा, न टूटने वाला वादा है। और यही वो पल है जो वन पीस के सबसे बड़े थीम को हमारे सामने लाता है। खजाने का असली मतलब क्या है? खजाना सिर्फ सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं होता। खजाना वो चीज़ें भी होती हैं जिनमें हम अपना दिल, अपनी आत्मा और अपनी यादें बसा देते हैं। चलिए अब इस इमोशनल कहानी से वापस वर्तमान के संघर्ष पर लौटते हैं, जहां मोजी और उसका शेर पिंजरे में बंद लफ़ी और वफादार चाव चाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक डायनामिक हाई कॉन्ट्रास्ट सीन। रिची द जायंट लायन bites down on Luffy's iron cage, the metal groaning and bending under the pressure. The shot is filled with motion lines and stark blacks and whites to convey the immense force and the sudden chaos as Luffy is freed. मेयर और नामी खतरे को देखकर छिप जाते हैं। मोजी लफ़ी को खत्म करने के इरादे से अपने शेर रिची को पिंजरा कुचलने का आदेश देता है। रिची अपने ताकतवर जबड़ों से पिंजरे को दबाता है और किस्मत देखिए ये क्या हुआ। मोजी का प्लान उल्टा पड़ गया। लोहे की मोटी सलाखें टूटने के बजाय इस तरह मुड़ी कि पिंजरे का दरवाजा खुल गया और लफ़ी आखिरकार आज़ाद हो गया। वो उछलकर एक घर की छत पर जा गिरता है। एक heartbreaking white shot. The pet food store is engulfed in flames, a cloud of black smoke billowing into the sky. In the foreground, tiny Chow Chow stands alone, barking defiantly at the wreckage of everything he loves. The colors are a devastating mix of fiery oranges and bleak, smoky grays. लफ़ी के दूर जा गिरने के बाद
मोजी और रिची का ध्यान पेट फूड की दुकान पर जाता है। बेचारा चाउ चाउ अपनी पूरी ताकत से उस दुकान, अपने मालिक के खजाने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक विशाल शेर के सामने क्या ही कर सकता है। मोजी और रिची दुकान का सारा सामान लूट लेते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। चाउ चाउ के ठीक सामने, उसकी आंखों के सामने, उसके मालिक का खजाना जलकर राख हो जाता है। जब लफ़ी वापस आता है और ये सब देखता है तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस कुत्ते के दर्द और उस दुकान के असली मतलब को तुरंत समझ जाता है। मोजी लफ़ी को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार लफ़ी तैयार है। वो बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है, मुझे मारने के लिए एक छोटी सी लात से कहीं ज्यादा कुछ लगेगा, क्योंकि मैं एक रबरमैन हूं। और यहीं पर वन पीस की दुनिया के अनोखे पावर सिस्टम का पहली बार ठीक से खुलासा होता है। तो ये रबरमैन क्या है? देखिए, कहानी में डेविल फ्रूट नाम के कुछ रहस्यमयी फल होते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये समंदर के शैतान का अवतार हैं। जो भी इन्हें खाता है उसे कोई ना कोई अविश्वसनीय सुपर पावर मिल जाती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शक्ति पाने वाला इंसान समुंदर से श्रापित हो जाता है और अपनी तैरने की क्षमता हमेशा के लिए खो देता है। मतलब पानी में जाते ही वो एक पत्थर की तरह डूब जाएगा। लफ़ी ने बचपन में गलती से गम गम फ्रूट खा लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर रबर जैसा बन गया। वो अपने अंगों को चाहे जितना खींच सकता है और उस पर गोलियों या आम घूंसों का कोई असर नहीं होता। और हमारा विलन बगी द क्लाउन, उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया है, चॉप चॉप फ्रूट। ये फ्रूट उसे अपने शरीर को टुकड़ों में काटने और उन टुकड़ों को हवा में कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि डेविल फ्रूट्स कितनी अलग अलग और अजीब तरह की शक्तियां दे सकते हैं। An explosive, action-filled sequence. Luffy's fist, propelled by his stretched arm, slams into Moji with incredible force. The shot is full of impact lines and dramatic sound effects. The camera then cuts to an intense close-up on Luffy's face, his eyes filled with rage. और अब लड़ाई का अंत बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से होता है। लफ़ी इस बात से बेहद नाराज है कि मोजी ने उस वफादार कुत्ते का खजाना तबाह कर दिया। तो वो अपनी गम शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो अपने हाथ को किसी गुलेल की तरह बहुत दूर तक पीछे खींचता है और फिर एक जोरदार घूंसा सीधा मोजी के मुंह पर मारता है। मोजी और उसका शेर दोनों एक ही जोरदार वार में ढेर हो जाते हैं। लफ़ी की ये लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं थी, ये उस छोटे से कुत्ते के सम्मान और उसके खजाने के लिए थी। इस इमोशनल कहानी का अंत तब होता है जब लफ़ी चाउ चाउ के साथ उन खंडहरों के सामने बैठता है। उसने जलती हुई आग से पेट फूड का एक डब्बा बचा लिया था। वो उसे चाउ चाउ को देते हुए कहता है, तुमने अच्छा किया, तुम बहुत अच्छे से लड़े। इस एक छोटे से पल में लफ़ी चाउ चाउ की बहादुरी और उसके दर्द दोनों को समझता है और उसका सम्मान करता है। और यहीं लफ़ी का असली कैरेक्टर साफ दिखता है। उसके लिए खजाना किसी की वफादारी और हिम्मत का नाम है। एक खजाने की रक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब एक पूरे शहर का खजाना दांव पर लगा है। कहानी का फोकस अब शहर के मेयर गूडल और उसके उस दिलेर कदम पर जाता है जो इन मुश्किल हालात में उठाता है। जलती हुई दुकान को देखकर नामी की प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। वो नफरत से चिल्लाती है, डाकू, ये सब एक जैसे होते हैं, ये सबसे कीमती चीज छीन लेते हैं और फिर उस पे हंसते हैं। उसका गुस्सा बहुत पर्सनल और बहुत गहरा है। ये साफ इशारा है कि उसके अतीत में डाकुओं से जुड़ा कोई बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने उसके दिल में इतनी कड़वाहट और नफरत भर दी है। इसी बीच मेयर बूडल लफ़ी और नामी को शहर से अपना रिश्ता समझाता है। वो बताता है कि 40 साल पहले ये जगह एक वीरान जंगल थी। उसने और बाकी पुराने लोगों ने इसे अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बनाया था। एक एक ईंट, एक एक घर उन्होंने खुद जोड़ा था। ये शहर उनकी जिंदगी भर की मेहनत है, उनका खजाना है। और तभी बगी अपने फर्स्ट मेट मोजी की हार से गुस्सा होकर खेल खत्म करने का फैसला करता है। वो अपने खास बगी बॉल से शहर पर हमला करना शुरू कर देता है। एक विशाल धमाका होता है और मेयर का घर, जहां जोरो आराम कर रहा था, पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो जाता है। और यही पल वन पीस की कहानी के अनोखे अंदाज को दिखाता है, जहां गंभीर ड्रामा और कॉमेडी एक साथ चलते हैं। जैसे ही हम जोरो की जिंदगी के लिए चिंतित होते हैं, वो मलबे से अपना सिर पकड़कर बाहर निकलता है और मजाक में कहता है, वाह क्या जोरदार अलार्म क्लॉक था। इस एक लाइन से सारा तनाव अचानक खत्म हो जाता है और कहानी का हल्का फुल्का अंदाज बना रहता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को इस तरह तबाह होते देख और चाओ चाओ और लफ़ी की बहादुरी से प्रेरणा लेकर मेयर फैसला करता है कि वो अब और चुप नहीं बैठेगा।
वो जानता है कि ये बेवकूफ़ी है कि एक अकेला बूढ़ा आदमी डाकुओं की पूरी फौज का सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने खजाने को बिना लड़े तबाह होते नहीं देख सकता, और वो अकेले ही बगी और उसके पूरे क्रू से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ये अलग अलग किरदार, जिनकी मंजिलें अलग हैं, जिनके रास्ते अलग हैं, एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का फैसला करते हैं। एक ऐसी टीम बनती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेयर को अकेले लड़ने के लिए भागते देख लफ़ी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जोरो कहता है कि अब मजा आएगा। नामी हैरान है कि वे ऐसे पल में हंस कैसे सकते हैं। लफ़ी कहता है, चिंता मत करो, मुझे वो बूढ़ा आदमी पसंद है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और यही लफ़ी का अंदाज है। वो इंसाफ या पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो मेयर की हिम्मत का सम्मान करता है और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहता है जिसे वो पसंद करता है, ताकि वो अपना खजाना बचा सके। लॉफी नामी को ऑफिशियली अपने क्रू में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन ये नामी के लिए एक असंभव विकल्प है। समुद्री डाकुओं के प्रति उसकी गहरी नफरत उसे एक डाकू बनने की इजाजत कैसे दे सकती है? तो सवाल ये उठता है कि क्या डाकुओं से नफरत करने वाली एक चोर कभी किसी डाकू पर सच में भरोसा कर सकती है? इसका समाधान एक समझौते के रूप में निकलता है। नामी एक डाकू बनने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन वो एक अस्थायी गठबंधन का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है, चलो बस ये कहते हैं कि हम एक साथ लड़ रहे हैं। वे बागी को हराने और उसका नक्शा वापस पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह अभी दोस्ती का बंधन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है जो जरूरत के हिसाब से बनी है। जब हर कोई डर के मारे छिपा बैठा है, तब एक आदमी सामने आता है। ये है मेयर बूडल। वो जानते हैं कि वो इन डाकुओं को नहीं हरा सकते, पर वो चुपचाप अपने शहर को तबाह होते देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, एक मेयर की हिम्मत और उसकी बेबसी से। मेयर की इस चुनौती पर बग्गी खुद आने की जहमत तक नहीं उठाता, उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसके बजाय वो भेजता है अपने सेकंड इन कमांड कबाजी दी एक्रोबैट को, जो बड़े स्टाइल में अपनी एक पहिए वाली साइकिल पर आता है। उसकी नज़रों में मेयर कोई दुश्मन नहीं, बस एक छोटा मोटा कीड़ा है जिसे मसलना है। और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। मेयर की हिम्मत कबाजी की बेरहमी के आगे टिक ही नहीं पाती। उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि ये नज़ारा बग्गी के क्रू की ताकत और उस शहर की लाचारी को साफ साफ दिखा देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई, कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। ये वक्त है हमारे हीरो मंकी डी लफ़ी की वापसी का। और आते ही लफ़ी कुछ ऐसा करता है जो किसी के भी समझ से परे है। वो डाकुओं को छोड़ सीधा मेयर बूडल को ही एक जोर का मुक्का जड़ देता है। सब हैरान हैं, ये हो क्या रहा है? क्या उसने साइड बदल ली? नहीं, ये बस लफ़ी का चीज़ों को करने का अपना अजीब तरीका है। मेयर को बचाने के लिए पहले उसे रास्ते से हटाना जरूरी था, और इस अजीब हरकत के पीछे की वजह जोरो बताता है। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। मेयर अगर होश में रहता तो लड़ते लड़ते मारा जाता, बेहोश होकर वो ज्यादा सुरक्षित है। अब बागी का क्रू अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालता है, स्पेशल बगी बॉल। एक तोप का गोला सीधा लफ़ी की तरफ आता है, लेकिन लफ़ी वो घबराता नहीं, वो बस एक गहरी सांस लेता है और बूम, एक विशाल गुब्बारे में बदल जाता है। तोप का गोला उसके रबर के शरीर से टकराकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला जाता है। और यहीं पर पहली बार सबको पता चलता है कि लफ़ी इतना खास क्यों है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब है डेविल फ्रूट। ये कुछ रहस्यमयी फल हैं जिन्हें खाने वाले को कोई ना कोई सुपर पावर मिल जाती है। लफ़ी ने खाया है गोमू गोमू नोमी, यानी गम गम फ्रूट, जिसने उसके शरीर को रबर का बना दिया है। पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। डेविल फ्रूट खाने वाला कोई भी इंसान समंदर में तैरने की अपनी काबिलियत हमेशा के लिए खो देता है। अब जाकर बगी के क्रू के चेहरे देखने लायक होते हैं। खौफ, हैरानी, सब कुछ। उनका सबसे बड़ा हथियार पूरी तरह बेकार हो गया। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका पाला किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि डेविल फ्रूट की ताकत वाले एक रबर मानव से पड़ा है। चलिए, अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है दूसरी बड़ी फाइट की तरफ, तलवारबाज जोरो और एक्रोबैट कबाजी के बीच। कबाजी अब जोरो को ललकारता है एक तलवारबाजों के मुकाबले के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जोरो अपनी पिछली लड़ाई से पहले ही बहुत बुरी तरह घायल है। नामी उसकी हालत देखकर डरी हुई है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं कि जोरो इस हालत में लड़ भी पाएगा।
और कबाजी तुरंत दिखा देता है कि उसके लिए सम्मान के कोई मायने नहीं। वो जोरो की कमजोरी का फायदा उठाते हुए सीधा उसके खुले घाव पर लात मारता है। ये एक बहुत ही कायराना हरकत है और नामी का डरा हुआ चेहरा इस लड़ाई की बेरहमी को दिखाता है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं रही, ये बन चुकी है विल पावर का एक इम्तिहान, एक ऐसा टेस्ट जो हिम्मत और सपनों को तौलता है। और फिर जोरो कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने घाव को बचाने के बजाय जानबूझकर अपनी तलवार से खुद को और गहरा जख्म दे देता है। पर क्यों? क्योंकि जोरो को कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर वो हारता है तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं घायल था। वो या तो अपनी काबिलियत से जीतेगा या बिल्कुल नहीं। उसके शब्द उसकी सोच को साफ कर देते हैं। उसका सपना दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना ही उसके लिए सब कुछ है, और अगर इतनी सी चोट उसे रोक सकती है तो उसकी नज़र में वो कभी उस सपने के लायक था ही नहीं। और इसी फौलादी इरादे के साथ जोरो अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करता है, ओनीगिरी डेमन स्लैश। और बस एक ही पल में मुकाबला खत्म। कबाजी हार चुका है। ये इस बात का सबूत है कि जोरो का सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवारें नहीं बल्कि उसकी कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति है। बगी के लोग हार चुके हैं। अब मैदान साफ है। वक्त है फाइनल शोडाउन का, दो कप्तानों के बीच, लफी बनाम बगी। जोरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो बस लफी से कहता है, मैं सोने जा रहा हूं। और लफी बिना एक पल सोचे जवाब देता है, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। ये इन दोनों के बीच का भरोसा है। एक ने अपना काम कर दिया, अब दूसरे की बारी है फाइनल बॉस से भिड़ने की। बगी, जो सिर्फ खजाने की बात करता है, लफी से पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। लफी का जवाब सिंपल है, पर उसका मतलब बहुत बड़ा है। मैं समुद्री डाकुओं का राजा बनूंगा। ये सोने चांदी की बात नहीं है, ये सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े टाइटल की बात है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, बगी अचानक जम सा जाता है। उसकी नज़र पड़ती है लफी की स्ट्रॉ हैट पर और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है जब वो कहता है कि ये हैट उसे एक आदमी की याद दिलाती है जिसका नाम है रेड हेयर। अचानक से ये लड़ाई अब शहर के बारे में नहीं रही, ये पर्सनल हो गई है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन है ये रहस्यमयी रेड हेयर, और इस मामूली सी दिखने वाली स्ट्रॉ हैट में ऐसा क्या राज छुपा है जो बगी के दिल में इतनी गहरी नफरत और गुस्सा भर देता है। इसका जवाब आगे की पूरी कहानी को बदल देगा।